हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं फिर से एक और सेल ऑर्गेनेल में, दैट इज लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो आज इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं और फंक्शन देख लेते हैं। लाइसोसोम एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में इसके बदले एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है। और ये सारा कुछ मैं प्रीवियस वीडियो जो 9th लेवल का थोड़ा डिटेल डाली हूँ उसमें डाल चुकी हूँ। किसने डिस्कवर किया, जैसे डुबे ने डिस्कवर किया है, कब डिस्कवर किया, या इसका फॉर्मेशन लाइसोसोम का कहाँ से होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्म क्रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी बॉडी के बाद वेसिकल से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब उसमें डाला हुआ है गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम में, उसको देख लीजिएगा। अब उससे आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। लाइसोसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ऐसे हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड मिला था, न्यूक्लियस में मिला था, बट वो ऑर्गेनेल नहीं है। तो ये लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वास्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी एक ही मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है या घिरा हुआ होता है। लाइसोसोमल वेसिकल्स आर फिल्ड विथ अ वैरायटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये भी आपको याद होगा, 9th का पढ़े होंगे तो, कि ये लाइसोसोम के अंदर क्या भरा रहता है। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। उसे डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये लाइसोसोमल वेसिकल्स आर फिल्ड विथ अ वैरायटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब उसे एसिड हाइड्रोलेजेज के नाम से भी जानते हैं। ये एसिड हाइड्रोलेजेज भी क्यों कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं। ये जो है एसिड हाइड्रोलेजेज, ये किस पीएच वैल्यू पे काम करता है, इसलिए इसको एसिड हाइड्रोलेजेज भी कहते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कह सकते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो सिंगल एंजाइम्स नहीं है, ये ग्रुप ऑफ ओवर 60 है, ग्रुप ऑफ ओवर 60 डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, 60 से ज्यादा एंजाइम्स का एक ग्रुप है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स पर अलग अलग तरह से फंक्शन करता है। चूंकि डाइजेस्ट करना है बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी एनिमल बॉडी में अलग अलग मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना है, पैथोजन को डाइजेस्ट करता है, तो अलग अलग तरह के 60 से ऊपर, 60 से ज्यादा, ओवर 60 डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, यानी डिग्रेड करने वाला, तोड़ने वाला, ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम्स का ग्रुप है, जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं या इसे एसिड हाइड्रोलेजेज भी कहते हैं। अब आ जाइए, ये तो उसका स्ट्रक्चर हो गया, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और ये भरा किस चीज से रहता है? इसका वेसिकल्स जो है वो किस चीज से भरा रहता है? इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, इसे एसिड हाइड्रोलेजेज भी कहते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिंगल एंजाइम नहीं है, ये ग्रुप है 60 से अधिक एंजाइम्स का, जो सारे कैसे हैं? डिग्रेडेटिव, यानी सारे ब्रेक डाउन करने वाले, डाइजेस्ट करने वाले हैं। अब चलिए, कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इंक्लूड। अब ये 60 से ज्यादा जो एंजाइम्स हैं, इसमें कौन कौन इंक्लूड है? तो जो इंपॉर्टेंट है दो चार, उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे और भी सारे मिलते ही जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इंक्लूड, ये जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नीचे मैं लिखी हूं। क्या क्या? प्रोटीएजेज। देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोटीएजेज, प्रोटीन, यानी ये ब्रेक डाउन प्रोटीन का करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। चूंकि प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो एसिड का, तो ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेजेज, लिपिड्स, फैट, फैट का ब्रेक डाउन करता है, किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। डाइजेशन दिमाग में लाइएगा, 10th क्लास में पढ़े हैं हम लोग,
डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन, तो वहां सेम ब्रेकडाउन जब डाइजेशन होता है तो लिपिड का किस चीज में करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में, सेम प्रोसेस यहाँ भी ये ब्रेकडाउन कर रहा है, अलग अलग एंजाइम्स हैं जो सारे इस ये 60/60 एंजाइम्स के ग्रुप के मेन एंजाइम्स हैं ये। तो प्रोटीएजेज प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया एमिनो एसिड में, लाइपेजेज लिपिड या फैट को ब्रेक डाउन किया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब न्यूक्लियजेज, न्यूक्लियजेज से न्यूक्लिक एसिड समझ में आता है। अब न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन हो जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड में आ जाता है। इसको किस चीज में ब्रेक करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, जैसे एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं वैसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के डीएनए और आरएनए बने होते हैं। हम लोग जब डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे अभी 11th क्लास में ही, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और कैसे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड का को ब्रेक डाउन किया न्यूक्लियोटाइड्स में। अब ये है ग्लाइकोसाइडेजेज, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है सिंपल शुगर में। तो ये 4 एंजाइम्स का नाम, जो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या है, ग्रुप ऑफ ओवर 60 डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। तो इस ग्रुप के ये मेन एंजाइम्स हैं जिसको मैं लिखी हूं। वो किसका ब्रेकडाउन करते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसमें एक पॉइंट और है, कहता है these enzymes are active at the acidic pH 4.5 to 5.0। कहता है ये सारे एंजाइम्स जो हैं लाइसोसोम में, ये सारे एंजाइम्स एक खास मीडियम में एक फिक्स एसिडिक वैल्यू में काम करते हैं। जैसे याद कीजिए 10th के डाइजेशन में भी हम लोग पढ़े थे, तो कहीं पे वो एसिडिक मीडियम में डाइजेशन हो रहा था, कहाँ, स्टमक में, और फिर इंटेस्टाइन में आया तो बेसिक मीडियम में उसका डाइजेशन हो रहा है। तो सबका डाइजेशन अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग मीडियम, अलग अलग प्रेशर में होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये जो ब्रेक डाउन करते हैं, इनके एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को या माइक्रो मॉलिक्यूल्स को, उनके लिए क्या जरूरी है, एसिडिक, बट उसका पीएच 4.5 टू 5.0 होना चाहिए। इसी के बीच में वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इससे ज्यादा या कम होने पे नहीं। तो ये एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्या रखना है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें क्या भरे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये ग्रुप है 60 से ज्यादा, 60 से अधिक ये डिग्रेडेटिव या वैसे एंजाइम्स का जो ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रोटीएजेज, लिपिडेज, न्यूक्लियजेज, ग्लाइकोसाइडेजेज, और ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में, लिपिड्स या फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं। अब इन सब को ब्रेक डाउन करने के लिए या इन सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिव रहने के लिए वहां लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं उनका पीएच वैल्यू 4.5 से 5.0 होना चाहिए। तो ये एसिडिक ही होगा। 0 से पीएच वैल्यू स्टार्ट होता है 14 तक के, तो 7 न्यूट्रल हो जाता है, उससे पहले तक के एसिडिक होता है, इसलिए कहता है कि 5 तक ही, 4.5 से स्टार्ट होकर के 5.0 तक, यानी 0.5 का बीच में ड्यूरेशन है। इतने ही एसिडिक मीडियम में इतना ही पीएच वैल्यू होना चाहिए, तभी ब्रेकडाउन कर सकता है, वरना फंक्शन नहीं करेगा। अब इसमें थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कि मेंटेन्ड बाय मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप। ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसके मेम्ब्रेन से। ये प्रोटोन पंप हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब ये ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां पे फिर मिलेगा कि प्रोटोन का क्या फंक्शन है। लेकिन इतना जान लीजिए, इसको याद रखिएगा कि मेंटेन क्या मेंटेन करता है, तो
प्रोटोन पंप को। प्रोटोन जैसे अधिक होने पर ना एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाएगी तो अंदर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम के अंदर से सेल जो है उसको फिर ब्रेक डाउन कर देगा। इसलिए एसिडिक वैल्यू इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको मेंटेन करता है ये मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन का प्रोटोन पंप, जो प्रोटोन इसमें इन आउट होता है वो इसको मेंटेन करता है। तो इसको सिर्फ रेडीमेड भी आप याद रख सकते हैं। ये ज्यादा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे, फिर चलेंगे जब सारा ये प्रोसेस पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन वगैरह, तो वहां मिलेगा। तो इसमें ये सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए और उसका पीएच इतना होना चाहिए, जो कि मेंटेन किए हुए रहता है कौन, प्रोटोन पंप। प्रोटोन का जो प्रोटोन मीन्स प्लस, आयोनिक फॉर्म में प्लस। अब फंक्शन क्या क्या है इसका, फंक्शन इसका 4 फंक्शन मूल रूप से है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें भरे पड़े हैं। डाइजेशन इसका फंक्शन है मूल रूप से, बट डाइजेशन में भी किस किस तरह से डाइजेशन करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, आउटोफैगी एंड एपोप्टोसिस, 4 टाइप का फंक्शन है इसका। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर, एक्स्ट्रासेलुलर मीन्स सेल के बाहर, और इंटरसेलुलर मीन्स 2 सेल के बीच में। तो ये कहता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर कहने का मतलब कि कोई भी सेल के अंदर जब लाइसोसोम होता है तो उसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वहां ये फंक्शन करता है। इससे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकल करके और इसके अंदर डाइजेशन का फंक्शन करते हैं। अब किसका किसका डाइजेशन करते हैं, हम लोगों ने देखा किसको किसको ये ब्रेक डाउन करते हैं, बट यहाँ भी मैं थोड़ा सा लिखी हूँ इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कि ब्रेक डाउन मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके छोटे पार्टिकल्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको बदल देते हैं। तो ब्रेक डाउन मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, सिर्फ प्रोटीन मैं लिखी हूं इसलिए कि और यहाँ लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सब लिखा हुआ है। तो ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिनका ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके ये यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है आपका। और किसको ब्रेक डाउन करता है, सेलुलर डेब्रिज, डेब्रिज मीन्स होता है कचड़ा, सेल के अंदर जो कचड़ा भरा होता है उसको भी ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर जाता है। इनगल्फ्ड पैथोजेंस, और कुछ पैथोजेन बीमारी के कारक जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब अगर अंदर भी चले गए हैं तो उनको भी इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है और डाइजेस्ट कर जाता है। यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर किसको किसको डाइजेस्ट करता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके सुपाच्य यानी इजी टू डाइजेस्ट उसको बना देता है। जैसे प्रोटीन को एमिनो एसिड बनाया, ये लिपिड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनाया, इस तरह से। दूसरा सेलुलर डेब्रिज, सेल के अंदर कचड़ा किसी भी तरह का हो उसको डाइजेस्ट कर जाता है। और कुछ पैथोजेन, पैथोजेन मीन्स बीमारी के कारक, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो भी हो, उन सबको भी डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये हो गया इसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और सेम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल से बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर। तो ये सेल के अंदर तो डाइजेस्ट कर रहा है, सबको ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन अगर सेल से बाहर भी ऐसी पॉसिबिलिटी इसको दिख रही है कि कुछ पैथोजेन या कुछ बेस्ट सब्सटेंस सेल के बाहर भी पड़े हुए हैं, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है ये मेम्ब्रेन से बाहर, और बाहर भी जो भी डेब्रिज वगैरह पैथोजेन जो भी होते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब देखिए ऑटोफैगी, ऑटोफैगी जैसे ऑटोमेटिक, खुद से अपने आप हो जाना, तो ऑटोफैगी सेल्फ ईटिंग। और एक है एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इन दोनों को थोड़ा सा समझना होगा, इन दोनों फंक्शन को। ऑटोफैगी सेल्फ ईटिंग, तो आप सोचेंगे कि सेल्फ ईटिंग मतलब खुद को खा गया, और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब सेल मर गया। यहाँ सुसाइड मैं लिखी हूँ, यहाँ पे सुसाइड नहीं लिखी हूँ। दोनों में डिफरेंस है। ऑटोफैगी में क्या है,
सेल्फ ईटिंग, इसको समझिएगा। जैसे सेल के अंदर अगर सेल बीमार हो रहा है, उसके कुछ अंदर के ऑर्गेनेल्स डैमेज हो रहे हैं बट रिकवर हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करता है कि ये डबल मेम्ब्रेन वाउंड वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है और उसके अंदर सारे कचड़े को, जो ऑर्गेनेल्स डैमेज हो रहे हैं, उसको उस वेसिकल्स में अंदर भर देता है और फिर वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से उनका डाइजेशन करके, रिसाइकिल करके, फिर से उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और सेल को प्रोवाइड करवाता है ताकि सेल फिर से हेल्दी हो जाए, रिकवर कर जाए। देखिए यहां पे मैं लिखूं रिसाइकलिंग प्रोसेस, है ना, सेल्फ ईटिंग, सेल्फ ईटिंग या रिसाइकलिंग प्रोसेस। आउटोफैगी यानी सेल अगर बीमार लग रहा है, कुछ ऑर्गेनेल्स डैमेज लग रहे हैं, तो वो सब डैमेज ऑर्गेनेल्स जो रिकवर हो सकते हैं, इसलिए उनको डबल मेम्ब्रेन वाउंड एक वेसिकल्स बना के और उसमें जमा कर लेता है और वेसिकल्स के अंदर ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करके उसको डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर एमिनो एसिड तो काम आ जाएंगे सेल के, प्रोटीन उससे बन जाएगा। तो ये हो गया रिसाइकलिंग प्रोसेस, रिसाइकिल कर दिया। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, हाँ, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। जैसे कचड़े को हम लोग क्या करते हैं, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं रिसाइकिल करके, तो उसी तरह से ये भी जब सेल बीमार होता है, उसके ऑर्गेनेल्स थोड़े डैमेज होते हैं जो रिकवर हो सकते हैं, तब वो हो गया आउटोफैगी। उसको फिर से रिसाइकिल करके सेल्फ ईटिंग, खुद से उसको डाइजेस्ट करके और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो प्रोटीन की क्षतिपूर्ति हो जाती है और सेल फिर हेल्दी हो जाता है। ये हो गया आउटोफैगी। लास्ट है एपोप्टोसिस। ये है कि जब सेल बिल्कुल डैमेज हो गया, बियॉन्ड रिकवर, रिकवर नहीं हो सकता है, तब इस सिचुएशन में सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर जाता है, इनगल्फ कर जाता है, और ताकि आसपास के सेल डैमेज ना हो, वो हेल्दी रह जाए। तो ये 4 फंक्शंस हो गए इसके। और एक बार फिर से मैं कहूंगी कि आप लोग पिछला वीडियो मेरा डाला हुआ है गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, उसमें इसकी डिस्कवरी कौन किया, किसने किया, कब किया, इसका सारा नाम, जैसे लाइसोसोम है तो सुसाइडल बैग भी कहते हैं, हाउस कीपर भी कहते हैं, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, सारा उसमें डाला हुआ है। इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी से वेसिकल, वेसिकल से लाइसोसोम, तो वो सारा उसमें डिटेल डाला हुआ है। और उसके बाद से फिर यहाँ मैं आगे लेके चल रही हूँ, जिसमें ये थोड़ा एडवांस उससे हो गया है। आज मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, और बाकी हम लोग का रह गया है थोड़ा सा राइबोसोम, और कुछ एक आध और है, साइटोस्केलेटन वगैरह, जो नेक्स्ट क्लास में। ओके।